एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। कि हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट। इसके अंदर क्या है आपका, पहले हम बात करेंगे कौन सी इनकम चार्जेबल होंगी हेड के अंदर, और जो मेन आइटम है इसमें फ्री फ्रॉम लॉटरी और पर्सनल एक्स्ट्रा, उस पर कैसे हमें टैक्स लगाना है, कितना टैक्स लगाना है। और जब टीडीएस कट के हमें इनकम मिलती है तो टीडीएस को वापस जोड़ना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोसिंग अप ऑफ इनकम। वो कैसे करेंगे वो भी सीखना है इसके अंदर। अब कोई मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, इसको हमने हायर परचेज सिस्टम पे दे रखा है, तो उसकी जो इनकम है वो कैसे टैक्सेबल होगी, यहाँ पर टैक्सेबल होगी या पीजीबीपी के अंदर, ये हम पढ़ेंगे इसमें। फिर कौन सा डिडक्शन जो हमें अलाउड है सेक्शन 56 के अंदर और 57 के अंदर, वो पढ़ेंगे। फिर एक है फैमिली पेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसका कैलकुलेशन का क्वेश्चन हम आज कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका। फिर है आपको गिफ्ट मिला, वो भी टैक्सेबल होगा आपका यहाँ पर। शेयर प्रीमियम, ये इसके डिफरेंट केसेस दे रखे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं चार्जेबिलिटी की, कि टैक्स कैसे लगेगा और कौन कौन टैक्स देगा। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है साफ साफ। तो हम बात करेंगे टैक्स पॉइंट से, कैसे कैसे टैक्स लगेगा, कहाँ कहाँ टैक्स लगेगा, उसकी हम बात करेंगे। और रिसीप्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये आपको ध्यान रखना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम टैक्स कब लगाएंगे, जब दो तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, इट शैल बी अ टैक्सेबल इनकम, जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल होनी चाहिए। तो सच रिसीप्ट शैल बी टैक्सेबल इनकम, जो हम बात कर रहे हैं जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सच इनकम डज नॉट स्पेसिफाई या स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी अदर हेड, है ना। जो आपकी अदर हेड है, सैलरी है जैसे आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, और कैपिटल गेन है, तो ये इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। मतलब जो इनकम इन हेड में नहीं आएगी वो इनकम यहाँ पर आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, ये दो बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, कि पहली बात वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, और दूसरी वो किसी अदर हेड ऑफ इनकम में, जैसे कि सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है आपका, और कैपिटल गेन है, इसमें से किसी भी हेड में वो नहीं फॉल करनी चाहिए, तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी, वरना टैक्सेबल नहीं होगी। ये है बात चार्जेबिलिटी की इसकी। अब कौन कौन सी आइटम आइटम ज़्यादातर इसमें चार्जेबल होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है आपका कि फॉलोइंग आइटम्स आर स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ये कहीं भी लिखी हो टैक्सेबल होंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कौन कौन सी आइटम है, नंबर वन डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड मिला है अपने शेयर के ऊपर, वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कैजुअल इनकम, जैसे कि लॉटरी से मिल गया, पजल से मिल गया, है ना, जो भी गेम्स कंपटीशन होते हैं वहाँ आपने कोई प्राइज जीत लिया, तो वो इनकम भी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कोई गिफ्ट मिला है आपको, वो भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगला है आपका शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, जो शेयर की मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा कुछ आपको प्रीमियम मिल गया, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये चार। अगली हेडिंग है आपकी कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन, जो आपको मिला किसी भी एक्विजिशन ऑफ लैंड पे, बिल्डिंग पे, किसी पे भी, वो भी टैक्सेबल होगा यहाँ पर। और सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस और अदरवाइज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। ठीक है, आपने किसी कैपिटल एसेट को क्या किया है, आपने ट्रांसफर कर दिया, उससे जो आपको मिला, ठीक है, अगर कौन सा अमाउंट, सच सम इज फॉरफिटेड। आपको पता है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट एडवांस दे देते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी हमने बेची नहीं, क्योंकि वो जिसको पेमेंट करनी थी पेमेंट नहीं कर पाया, जो उसने एडवांस दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसको बोलते हैं फोरफिटेड। तो अगर ऐसी कोई इनकम है तो वो भी आपकी चार्जेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। वहाँ क्या बता रहे हैं कि ये इनकम हमें लाई करती है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, इस हेडिंग में आती है, लेकिन अगर वहाँ पर चार्ज नहीं किया, वहाँ पर आपने टैक्स नहीं दिया इस पे, तो आपको इस इनकम के हेड में, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी इनकम है जो वहाँ पर टैक्सेबल नहीं हुई, तो यहाँ टैक्सेबल होगी, ये बता रहा है आपको। तो उसका एग्जाम्पल नंबर वन का एग्जाम्पल है आपके पास, एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कोई फंड मिला है आपको, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जो एम्प्लॉय का कटता है, वो मिला है आप एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉय से मिला है आपको और आपने उस पर कोई टैक्स नहीं दिया, अंडर पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन, तो वो यहाँ पर आपका टैक्सेबल होगा। ये लाइन का मतलब ये है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, शेयर डिवेंचर, अगर आपने बिजनेस इनकम में इसको काउंट नहीं किया तो यहाँ पर काउंट होगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, आपने प्लांट फर्नीचर मशीनरी किराए पे दी है, उस पर जो इनकम हुई वो भी यहाँ पर आएगी, अगर आपने उसको पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं किया तो। अगर आपका बिजनेस है इस चीज़ का और आपने वहाँ पर टैक्स नहीं दिया तो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा।
लास्ट है कंपोजिट रेंट। ठीक है, तो ये सब हम क्या करेंगे चैप्टर के एंड में इन सबको काउंट करेंगे। ये चारों जो आपकी आइटम है ये लाई करेंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में उसको टैक्स नहीं दिया तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। और मैंने बताया कि 5 हेड है, अगर आप 4 हेड में टैक्स नहीं दोगे तो 5वीं में फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सब आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये बात है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट, एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अगर पीजीबी में टैक्स नहीं दिया आपने कीमैन इंश्योरेंस के ऊपर तो क्या हो गया, आपका जो सम मिला एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, आपका जो स्पेशल एम्प्लॉय होता है जो अच्छा काम करता है उसका इंश्योरेंस हम करा लेते हैं, उसको बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस। तो उसके बदले आपको कुछ पैसा मिला और आपने उस पर टैक्स नहीं दिया अंडर द हेड पीजीबीपी में, तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब इतना ही है छोटा सा। ठीक है, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू और रिसीवेबल बाय अ पर्सन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। किसी को जॉब से निकाल दिया, ठीक है, अब उसको जो पैसे मिल गए, अगर वो पीजीबी में टैक्सेबल नहीं हुआ तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। जॉब से निकालने पैसे कई बार मिल जाते हैं, हमेशा नहीं मिलते, तो वो जो मिलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाते हैं तो वो यहाँ टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इस लाइन का मतलब इतना सही है। अब ये है नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि ये जो बात कर ली तो चलो टेक्निकल चीजें हो गई इसके अंदर, है ना। अब जो मेन पॉइंट है कि ऐसी इनकम जो कंपलसरी इसी में आती है, कहीं और आती नहीं है। ठीक है, ऐसी कौन सी इनकम है जो इसी हेड में आती है, किसी और हेड में नहीं आती, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है पीजीबी में ये वो, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब कौन सी इनकम जो इसी हेड में आएंगी ही आएंगी, चाहे कुछ भी हो इसी हेड में आएंगी, वो मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, पहली है आपकी नंबर 1, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरी का पर्चल बन जाएगा आपका, कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, सेक्शन 56(1), 5 नंबर 6 नंबर में आ सकता है ये। तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका पहला पॉइंट, कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पे ले रखी है, पर आपने किसी और को किराए पे दे दी, किराएदार ने किराए पे दे दी, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। ठीक है, तो इनकम आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो चैप्टर का नाम है हमारे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, आपने एक बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, जो ब्याज मिल रहा है कहाँ पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, आपने किसी और कंपनी में पैसे जमा कर रखे हैं तो वहाँ जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इसी में आएगा। इंटरेस्ट इनकम तो किसी में आ रही है आपकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, अगली पार्ट, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, आपने क्या किया, कुछ काम किया अपने एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा, खासकर टीचर का लिखा हुआ है देखो इसके अंदर, ये कॉपी चेक करी, उसके कॉपी चेक करने के पैसे मिल गए, तो ना तो आपकी सैलरी इनकम है ना वो बिजनेस इनकम है, वो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये भी देखो इसके अंदर आ गया। रेंट फ्रॉम अ वैकेंट लैंड, एक लैंड है खाली पड़ा हुआ है, किराया उस पर लिया, तो जो लैंड के ऊपर रेंट है वो कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर लैंड एंड बिल्डिंग होता तो आता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। खाली लैंड है, कुछ बना नहीं हुआ उसके ऊपर, तो उस पर भी किराया जो मिल रहा है आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस करने का कमीशन मिल गया आपको, यहाँ पर आ गया। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, आपने बताया नहीं कि इनकम कहाँ से हो रही है, तो हम मान लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, सोर्स नहीं पता होगे तो। अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, आप में से कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तो वो भी टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, वो भी यहाँ पर है इसके अंदर। इनकम टैक्स रिफंड हो गया, आपको टैक्स कटा था वापस मिल गया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट मिला है, मैंने बताई दिया इंटरेस्ट जहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, यानी कि इस चैप्टर में टैक्सेबल है। फैमिली पेंशन हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि उसमें टैक्सेबल होगी। ठीक है, कोई एम्प्लॉय मर गया और उसकी पेंशन उसकी फैमिली मेम्बर को मिल रही है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, फिर है आपका डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने पहले ही बता दिया शुरू में चैप्टर के, डिविडेंड जो भी आपको मिलता है वो इसी में टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, डायरेक्टर को जो फीस मिल रही है मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, वो मीटिंग बाई मीटिंग मिलती है, वो भी टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कई बार, कि आप क्या करते हो, जो घोड़े दौड़ते हैं रेस के अंदर वो आप मेंटेन करते हो, उससे जो इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई ट्रेनिंग है, कहीं आप ट्रेनिंग का काम कर रहे हो, जैसे आप सीए कर रहे हो, सीए करते करते मान लो आपको कुछ मिल जाता है पैसा, तो वो क्या कहता है, स्टाइपेंड टू ट्रेनिंग, वो भी टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जितने भी इंटरेस्ट ने पहले बता दिया सब इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, पीएफ के अंदर आपने कोई इंटरेस्ट मिला है आपको, इसी में आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो पहली बात अब आ रही है आपके सामने कि चार्ज लगाना है कैसे, तो कैसे लगाना है, बेसिस ऑफ चार्ज क्या होगा इसका, तो इट में बी एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। आपको पता है अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आपने पढ़ाई 11वीं के अंदर क्या है आपका, जो एक्रूअल बेसिस है वहाँ पर क्या होता है, कैश को हम मान लेते हैं कि कैश मिले या ना मिले, हमें कैसे हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंस हमारे एक्रू हो गए। ठीक है, हमने अगर गुड्स रिसीव कर लिए
तो हमारा एक्सपेंस हो गया, गुड्स सेल कर दिए तो हमारा रेवेन्यू हो गया, हम अज्यूम कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस, चाहे कैश मिले या ना मिले। और जब कैश मिलने पे हम अज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं कैश बेसिस। तो जो भी बेसिस फॉलो कर रहा है एसएससी यानी जो टैक्स देने वाला है, वो जैसे ग्राफ मेंटेन कर रहा है, एक्रूअल पे कर रहा है तो एक्रूअल पे होगा, और कैश पे करता है तो कैश पे होगा। जो हमारा एसएससी फॉलो कर रहा है उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। अगर वो बोलेगा एक्रूअल बेसिस पे तो उसको पैसे मिले या ना मिले हम उस पर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। अब हम जा रहे हैं जो स्पेशल इनकम है जिसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम, है ना, वो इसके अंदर टैक्सेबल होती है। तो कौन कौन सी है स्पेशल इनकम जो मैंने आपको बताया इसी में आएंगी। तो पहला है लॉटरीज। लॉटरी आपने ली और सिर्फ इनाम लग गया आपका, यहाँ टैक्स देना पड़ेगा आपको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर पजल्स खेलते हैं अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर में क्या कंपटीशन भी होता है इसका, जो पैसे मिलेंगे जीतेंगे यहाँ टैक्सेबल होंगे। रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, आपको रेस लगाने में जो पैसे मिले और जो घोड़दौड़ होती है वो उसका जो आपने कुछ इनाम कमा लिया वो भी यहाँ टैक्सेबल होगा आपका। कोई गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, हालांकि इलीगल इनकम है सारी की सारी, ये सारी की सारी इलीगल इनकम है गैम्बलिंग और बैटिंग की। लेकिन टैक्स वाले बोलते हैं भैया इनकम कहीं से भी आपको आ रही है, चाहे वो इलीगल है इलीगल है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है टैक्स से। तो गैम्बलिंग और बैटिंग ये दोनों अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये इस पे टैक्स लगे, लेकिन फिर भी टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर है आपका कार्ड गेम्स, वही जुआ खेलना इसको बोलते हैं, तो ये भी वही आपका इसी में आता है। और कोई टेलीविजन पे गेम बहुत सारे चल रहे हैं आजकल एसएमएस के द्वारा, तो उस पर भी जो कोई इनकम कमाते हो तो वो भी यहाँ चार्जेबल हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। इसको जो बोलते हैं कैजुअल इनकम, व्हाट इज कैजुअल इनकम पूछ लेंगे तो आपको ये सब बताने पड़ेंगे, इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा बता देना। एक शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर, सेक्शन 56(2) भी है ना, ये कर लेना। और फिर वो आपसे पूछ लेगा कौन कौन से आपके ऐसे इनकम है जो आपके टैक्सेबल नहीं हो पाती इस हेड के अंदर भी, तो इसको हम बोलते हैं एग्जाम्शन, एग्जाम्शन या डिडक्शन, यानी कि ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी आपकी हेड के अंदर। कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी देखो, इनकम ऑफ जॉकरी, कोई जोकर का काम करता है और जो पैसे कमाता है उससे, ठीक है, तो उसको, सॉरी जोकी लिखा हुआ है, जोकी का मतलब क्या होता है, वो आपका जो होता है घोड़े के ऊपर जो बैठता है, जो घोड़े को दौड़ाता है रेस के अंदर, उसको जॉकी बोलते हैं, है ना। जॉकी की जो इनकम है वो काउंट नहीं होगी क्योंकि वो प्रोफेशनल इनकम है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे अदर सोर्सेज में, उसे हम काउंट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जॉकी का मतलब जो घोड़े में बैठ के उसको भगाता है दौड़ लगवाने के लिए। उसके बाद विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली, मोटर कार से आपने कोई रैली जीती है ना, तो वो भी जो आपकी इनकम है वो भी मानी जाएगी आपकी नॉर्मल इनकम, क्योंकि जो मोटर रेसर होते हैं उनका काम ही ये होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, आपने लॉटरी खरीदने के लिए नहीं बेचने के लिए खरीदी थी, ठीक है, अब वो आपकी मान लो बिकी नहीं लग और आपके पास पड़ी रह गई, अनसोल्ड हो गई और आपको लग गया, तो उसको भी हम पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल मानेंगे। ना कि यहाँ पर आपने खरीदी थी, सॉरी खरीदी नहीं थी, आपकी स्टॉक में रखी थी, आपका काम ही लॉटरी खरीदना बेचना था, वो पड़ी रह गई स्टॉक में आपके और वो लग गई, तो मजे आ गए आपके, है ना। पर वो काम है आपका बिजनेस है, तो इसलिए इसको हम मानेंगे बिजनेस इनकम, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब कौन से खर्चे जो आपके हैं डिडक्शन हो जाएंगे यहाँ से, है ना, जो खर्चे आपके आएंगे वो भी यहाँ से माइनस होंगे जैसे पहले माइनस हो रहे थे। लेकिन जो बात मेन है इसके अंदर वो क्या बोलता है आपसे, नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम सच इनकम इवन इफ सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एक्सक्लूसिवली एंड होली फॉर अर्निंग सच इनकम। कोई भी खर्चा उस पर आपने किया है वो ये कह रहा है उसको डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। और 80C से 80 पे डिडक्शन जो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर वो भी यहाँ से अलाउड नहीं होते। ठीक है, तो ये दो दो ड्रॉबैक है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट है ये, कि एक तो कोई खर्चा हमारा होता है कमाने में वो भी अलाउड नहीं होता, और दूसरा कोई हमें इस पर डिडक्शन नहीं मिलता। तो ये हम पढ़ेंगे डिडक्शन चैप्टर नंबर 10 में इसके बाद। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थिंग, हाउ टू ग्रॉस अप द इनकम, ये आपको थोड़ा समझ में भी शायद पहले नहीं आया होगा। ग्रॉसिंग अप का पहले पहले मतलब समझ लो कि भाई मैंने 100 रुपये कमाए, और जब मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ टैक्स बोलेगा भैया उस पर 30% टैक्स तू काट ले, तो मुझे 70 रुपये देगा वो, तो मैं क्या इनकम शो करूंगा 70 रुपये। अब टैक्स लगेगा 70 रुपये पे, नहीं, टैक्स लगेगा 100 रुपये पे। तो 70 से 100 पे जाने को हम बोलते हैं ग्रॉसिंग अप ऑफ इनकम। जब किसी को पैसे मिल रहे हैं कट के मिल रहे हैं तो उसको नेट बोलेंगे, है ना। तो नेट मिल रहे हैं तो नेट को ग्रॉस कैसे बनाया जाए, नेट को पूरा कैसे किया जाए, उसको बोलते हैं ग्रॉसिंग अप ऑफ इनकम। कुछ नहीं है, ऐसे परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं, सीधी सी बात है ना। 70 क्या है आपका, 70% है, 70 से डिवाइड कर देंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है यहाँ पे
दैट समटाइम्स इन द प्रॉब्लम लॉटरी इनकम रिसीव्ड इज गिवन रेदर देन लॉटरी इनकम। इनकम नहीं दे रखी, इनकम रिसीव दे रखी है। रिसीव का मतलब क्या है, टैक्स काट के, टीडीएस काट देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें ग्रॉस अप करना पड़ता है, वो ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो बस यही आपसे बोल रहा है। तो उसको ग्रॉस अप कैसे करते दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पेज पे, जो मैं आपको, ये देखिए आपके सामने फार्मूला भी आ गया अभी। ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू इनकम रिसीव डिवाइड बाई परसेंटेज। 70% नहीं है, ये परसेंटेज लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू लॉट इनकम रिसीव, जो इनकम मिली, और डिवाइड बाई वो कितना परसेंटेज मिला आपको। जैसे कि मान लो टैक्स आपका 20% है, तो ये हो जाएगा 80। टैक्स कितना है, 10% है, तो हो जाएगा 90। टैक्स 30% है, तो ये हो जाएगा 70। तो उसे सीधे ध्यान रखना है आपको। तो ये आपकी बात है, ग्रॉसिंग करना। ये तो आपको उसके बच्चे हो कॉमर्स के, तो आपको आता ही है ये तो, ये सिखाने की अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर लेट ऑन हायर। भाई मशीनरी हमारे पास है, प्लांट हमारे पास है, फर्नीचर हमारे पास है, उसको हमने किराए पे दे दिया, और उस इनकम को हमने ट्रीट नहीं किया पीजीबीबी के अंदर। ठीक है, हम किराए पे देते हैं, हमारा काम ही धंधा यही है कि हम मशीनरी किराए पे देते हैं। तो उससे जो इनकम होती है, हालांकि वो बिजनेस इनकम है, लेकिन अगर आपने इसको पीजीबीबी के अंदर चार्ज नहीं किया तो फिर यहाँ पर चार्जेबल हो जाएगी। तो लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर ऑन हायर इज चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ इनकम इज नॉट चार्ज अंडर द अदर हेड। साफ साफ वही बात है कि भाई आपने इसको अगर अपना बिजनेस इनकम मैंने शो किया, तो आप इसको इनकम तो शो करनी पड़ेगी। तो कहाँ शो करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। बस इसमें सिंपल सी इतनी बात है, पूरी कहानी में ये और कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। चीजें, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने वो है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या, कि रेंट के दो पार्ट है, दो चीजों से मिल रहा है रेंट। मान लो मैंने आपको अपनी बाइक दे दी, सॉरी गाड़ी दे दी, और ड्राइवर दे दिया, और कहा कि मुझे 10,000 रुपये दे देना। तो वही वो, उसके जो आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, उसके दो पार्ट है, एक तो ड्राइवर की सैलरी और एक आपकी गाड़ी का किराया। तो ऐसे को हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी मशीनरी प्लांट और फर्नीचर और हायर दी है अलॉन्ग विद बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग के अंदर मशीनरी रखी है, या बिल्डिंग के अंदर प्लांट लगा रखा है, बिल्डिंग में फर्नीचर रखा हुआ है, आपने बिल्डिंग ही किराए पे दे दी पूरी की पूरी फर्नीचर, तो उसको हम बोले, उससे जो रेंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट रेंट। आपको पता है जो आपको घर मिलते हैं रहने के लिए, वो फर्निश्ड भी मिलते हैं और अनफर्निश्ड भी मिलते हैं। तो फर्निश्ड अकोमोडेशन की यहाँ पे बात हो, जो इनकम होगी वो भी आ जाएगी कंपोजिट रेंट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, उनको बाइफरकेट करना है। उनको क्या करना है, बाइफरकेट करना है, कौन सी इनकम हमारी फर्नीचर से है, कौन सी इनकम घर से है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट रेंट। सो इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम पढ़ चुके हैं। बट इफ लेटिंग इज नॉट सेपरेबल, अगर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे मशीनरी को घर से, तो इनकम फ्रॉम सच लेटिंग इज चार्जेबल टू टैक्स अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हम दोनों को अलग नहीं कर पा रहे, डिवीजन नहीं कर पा रहे उनका, तो यहाँ पर टैक्स लगा देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, अब वो कह रहा है नोट करो एक बात, क्या बात नोट करो, अगर हम सिर्फ बिल्डिंग के किराए को हम टैक्सेबल मान रहे हैं, तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये बात बोल रहा है कि अगर आप खाली इतना मानते हो कि भाई इनकम जो है, मेन इनकम आपकी बिल्डिंग से हो रही है, किराए से, बाकी फर्नीचर तो कोई यूज नहीं करता, बेकार खड़ा रहा फर्नीचर है, तो अगर ऐसा है तो सारी इनकम चार्ज हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ना कि यहाँ पर। ठीक है, सेकंड थिंग, मेयर नॉलेज ऑफ रेंट चार्ज इज असेट। ठीक है, डज नॉट मेक इट सेपरेट अनलेस एंड अनटिल द प्रॉपर्टी इज सेपरेटली रिलेटेबल। ये बोल रहा है कि आपको पता है कि हम चीज़ों को किराए पे दे देंगे, अलग अलग किराए पे दे देंगे, किराया इतना इतना मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको अदर अदर हेड के अंदर टैक्स नहीं लगाएंगे, जब तक कि हमें ये पता हो क्लियर कि वो भैया एक चीज़ पे कितना किराया मिलेगा। बोल रहा है अनलेस एंड अनटिल द प्रॉपर्टी इज सेपरेटिवली रिलेटेबल, यानी कि आप फर्नीचर को अलग से किराए पे दे सकते हो और अपनी बिल्डिंग को अलग से किराए पे दे सकते हो। जब तक ऐसा नहीं है, जब तक हम उसको कंपोजिट रेंट मानेंगे। अगर हम दोनों को किराए पे अलग दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उसको अलग अलग हेडिंग में चार्ज कर लेंगे, वरना उसको हम मानेंगे कंपोजिट रेंट और लगाएंगे रेंट इन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली, सॉरी अदर अदर सोर्सेज के अंदर उस पर लगा देंगे टैक्स। तो अगर आप उसकी इनकम को सेपरेट कर सकते हो, यानी कि प्लांट की इनकम को या फर्नीचर की इनकम को हाउस की इनकम से, तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो आपकी इनकम इसी हेड के अंदर चार्जेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसका पूरे कहानी का सिंपल सा क्रक्स यही है कि जो आपकी दो प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है और आप उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो इसी में काउंट हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और किसी हेड में नहीं। अब छोटी छोटी बातें, कौन कौन सा डिडक्शन हमारे को अलाउड है, कौन कौन सा डिडक्शन हमारे को अलाउड है जो हम काटने के लिए तैयार है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो पहला है करंट रिपेयर्स। अगर आपकी कोई बिल्डिंग है या मशीनरी है, खर्चा जो रिपेयर पे हुआ वो उसको आप अलाउड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो वो भी आपको खर्चा माना जाएगा,
वो भी आपको अलाउड कर दिया जाएगा। अब मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन भी होगा उसके ऊपर, वो भी आपको अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, लिखा हुआ है सेक्शन 32, ये पढ़ रखा है हमने। एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम, उस इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चा किया है वो सारा आपको अलाउड है, जैसे कि रिपेयर, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ये सारे एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। लेकिन वैसे मजेदार पढ़ने में चैप्टर है आपका। तो हम चल रहे हैं, मेन पहला क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, और वो हम करेंगे फैमिली पेंशन के ऊपर, और आप देखेंगे कितना आसान है। फैमिली पेंशन मीन्स अ रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉई टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉई। कोई एम्प्लॉई था कहीं पर, वो उसकी डेथ हो गई, अब उसकी डेथ के बाद वो पैसे उसके फैमिली मेंबर यानी कि उसकी बीवी को, बच्चों को, किसी को मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फैमिली पेंशन, ना कि पेंशन। पेंशन मिलती है एम्प्लॉई को और फैमिली पेंशन मिलती है एम्प्लॉई के घर वालों को, यानी कि मरने के बाद। तो ऐसी कोई इनकम है उसको हम बोलेंगे फैमिली पेंशन, और वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब उसमें से आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको रिडक्शन, सेक्शन 57(2)(a। क्या मिलता है रिडक्शन? वो क्या बोलता है कि भैया आपको उस इनकम में से दो चीज़ें अलाउड है, पर आपको मिलेगी एक ही, या तो आप 15,000 रुपये का छूट ले लो, या उस इनकम का 1/3 निकाल लो। ठीक है, मान लो मेरी इनकम 45,000 है, तो मुझे 15,000 की छूट मिलेगी, या तो ठीक है, या फिर 1/3 मिलेगा। तो मान लो इसको मैं कर देता हूँ 48,000, इसका निकालते हैं 1/3, तो 16,000। या तो इनकम का 1/3 यानी 16,000, या 15,000, जो कम हो, टैक्स वाले बहुत चालू होते हैं तो कम वाला अमाउंट ही लेते हैं, तो कम कौन सा है? 15,000। तो ये है आपका कहने का मतलब कि आपको पेंशन से भी, जैसे सैलरी में अलाउड था 40,000 रुपये का डिडक्शन, यहाँ भी अलाउड है डिडक्शन, वो है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना? 15,000, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो बस उसके बाद रिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं। रिलीफ मिलती है, क्या रिलीफ मिलती है देख लो। रिलीफ इज अवेलेबल ऑन एरियर्स ऑफ फैमिली पेंशन, जो आपको पेंशन बाद में मिली है बाय द मेंबर ऑफ अ डिसीज एम्प्लॉय एज इन केस ऑफ एरियर्स ऑफ एडवांस ऑफ सैलरी। जैसे कि एडवांस सैलरी में हमें रिलीफ मिलती है, ऐसे ही रिलीफ हमें यहाँ मिलेगी, और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसका आराम से इसके बाद। अब जो मेन पॉइंट समझने का है वो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कि लमसम पेमेंट मिली है किसी को, ठीक है, विडो को या उसके लीगल हायर को, तो लमसम इनकम को हम पेंशन नहीं बोलते, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। तो लमसम इनकम किसी को मिलती है तो उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू द विडो ऑफ अदर लीगल हायर, ठीक है, हु डाइज। ये पेमेंट भी ऐसी होती है, वन टाइम पेमेंट होती है, जो पेमेंट वन टाइम है उनको पेंशन कभी नहीं बोलते। पेंशन क्या है आपका? हर मंथ मिलती रहती है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, इसको हम पेंशन नहीं मानेंगे। इनका कहने का बस सिंपल सा इन दोनों लाइन का इतना मतलब है। तो अब एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन सामने है आपके। सुंदर डाइड, सुंदर एक एम्प्लॉय है, वो मर गया। जब मर गया, मैंने बताया जब मर गया तब मिलती है फैमिली पेंशन, जिंदा है तो मिलेगी पेंशन। कब मरा? 31 जुलाई को। इसका मतलब साफ साफ है कि हमें जब अब जो टैक्स लगा रहे हैं, तो इनकम जुलाई के बाद मिलेगी उस पे। जुलाई से पहले वाली इनकम जो है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाती है, तो यहाँ पर जुलाई के बाद जो पैसे मिलेंगे उसको हम टैक्स लगाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज फैमिली पेंशन। वाइल बीइंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ रूल्स गवर्नेंस सर्विसेज, हिज विडो इज टू रिसीव अ फैमिली पेंशन ऑफ 10,000। जो काम की बात है वो बोल रहा है कि उसकी जो विधवा है, ठीक है, उसकी वाइफ है, यानी कि उसको 1,000 रुपये पर मंथ की मिलेगी पेंशन, और साथ में मिलेगा डियरनेस अलाउंस 40% का, यानी कि 10,000 की तो पेंशन हो गई उसकी, और उसका 40% यानी कि 4,000, उसको मिलेंगे 14,000 रुपये हर महीने। ये उसकी हो गई फैमिली पेंशन, 14,000 रुपये एक महीने की। ठीक है, तो जुलाई में उसकी डेथ हो गई, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने आपके पास हो गए। तो 8 महीने की आपको मिल रही है पेंशन, और वो मिल रही है 14,000। इस लाइनों का सिंपल सा मतलब इतना आया अब तक, जो क्वेश्चन के लिए हमारी बात है। 14,000 रुपये मिले इसको 8 महीने। ठीक है, स्टेट वेयर द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज असेसेबल इन हर हैंड। पहले तो आपसे पूछा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपका बोलना है हाँ जी देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। हो जाए इफ सो, तो अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम, तो बता दिया मैंने आपको, हाँ जी देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, बता दिया उसको हमने। अब कह रहा है इसको निकालो कितना मिलेगा उसको, और क्या कोई उस पर डिडक्शन मिलेगा? क्या कोई डिडक्शन मिलेगा? हाँ जी मिलेगा, 15,000 रुपये तक मिलेगा, 15 तक मिलेगा, 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो आंसर तो क्लियर हो गए आपके, कि हाँ जी मिलेगा, और वो कितना है आपका? 15,000 से ज़्यादा नहीं होगा। सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले समझ क्वेश्चन दोबारा सुन लो एक बार दोबारा से। सुंदर जी की डेथ हो गई 31 जुलाई को, और उनकी वाइफ को मिल रही है पेंशन 10,000 रुपये महीने की, और 40% डीए भी मिल रहा है, यानी कि 14,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं उसको जुलाई के बाद से। जुलाई के बाद से यानी कि बाद के जो 8 महीने हैं उसमें उसको 14,000 रुपये मिले। अब पूछते हैं कि इस पर टैक्स लगेगा? हाँ जी लगेगा।
फिर पूछते हैं कौन सी हेड मिलेगा, तो उसका आंसर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 2 नंबर पक्के हो गए हमारे। फिर पूछेगा उस पर टैक्स लगाओ, तो टैक्स लगा दोगे। कह रहा है डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ जी डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, 57(2)(b) के हिसाब से कितना मिलेगा आपको, 1/3 ऑफ द इनकम, और 15,000 जो भी कम हो, इनकम का 1/3 या 15,000 जो भी कम है वो आपको मिल जाएगा डिडक्शन। तो आप करते हैं कैलकुलेट फटाफट से। ठीक है, तो पहला काम, कितनी इनकम हुई, 14,000 इंटू 8, ये रहा देखो, 10,000 रुपये आपको पेंशन और 4,000 रुपये आपका डीए। 40% लिखा है ना, 40%, तो 10,000 का 40%, 4,000, तो सब मिला के हो गए 14,000। और क्योंकि वो डेथ हुई थी उसकी, कब हुई थी, जुलाई में, तो अगस्त से उसको मिलेगी पेंशन और मार्च तक मिलेगी, तो ये 8 महीने हो गए आपके। तो 14,000 इंटू 8, 1,12,000 रुपये, ये है आपका पहला अमाउंट जो इनकम हो रही है, उसको बोलेंगे फैमिली पेंशन। ये टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और आपको पता है 57(2)(b) के अंदर इसको मिलेगा डिडक्शन, वो क्या है, 1/3 ऑफ द इनकम, यानी कि इस 1,12,000 का 1/3 जो आया 37,333, 37,333, या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो कम होगा, इनकम का 1/3 या 15,000 जो भी कम हो, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा 15 का मिलेगा, उससे कम का मिल सकता है, ज़्यादा का नहीं। तो इस केस में 1/3 आपका आया 37,300, तो ये तो ज़्यादा आ गया, तो कम का मिलेगा, कम का मतलब 15,000 मिलेगा आपको। तो सिर्फ 15,000 की आपको मिली रिबेट, या इसको हम बोलेंगे एग्जाम्शन, 15,000 की मिल गई आपको। तो 1,12,000 में से 15,000 कम कर दिए, 97,000 रुपीज़, ये है आपकी इनकम। ठीक है, टैक्स निकालना मैंने कुछ सिखाया नहीं है, सिखाऊंगा आपको। वैसे आपको पता हो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्सेबल टैक्स नहीं है, तो ये सब बात की बात करेंगे, ये सब बात की बात है, अभी सिखाएंगे आप। फिलहाल अभी इतना ही इस क्वेश्चन में, कि भैया उसकी इनकम थी 14,000 रुपये, ठीक है, 10,000 की इनकम, 4,000 डीए, 14,000, 8 महीने मिली, तो 1,12,000 कमा लिए उसने। उसमें से डिडक्शन क्या मिलता है, 1/3 मिलता है, या तो इनकम का या 15,000 जो भी कम हो, तो 15,000 कम है, 15,000 कम कर दिए, तो 97,000 रुपये टैक्सेबल इनकम हो गई। हालांकि 97,000 रुपये टैक्सेबल नहीं है, 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स लगता नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।